हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग चैनल। माय नेम इज नीलिमा रॉय और आज हम देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सो आई होप सो कि आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है अभी तक तो कर लो, एंड ये वीडियो को जो आप देख रहे हो इसको अटेंडेंस लाइक के थ्रू लगा देना। चलिए, तो ये वन शॉट वीडियो है तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली अगर आप देखोगे तो वन शॉट में ही आपके चीजें अंडरस्टैंड इजीली हो जाएंगी। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री। अभी तक हमने जो देखा था चैप्टर 1, जिसमें हमने बात किया था किस तरीके से हिस्ट्री किस तरीके से रिसर्च किया गया था इन दी वेस्ट। सेकंड टॉपिक में हमने देखा दैट इज सेकंड चैप्टर में हमने देखा था किस तरीके से हिस्ट्री को अप्लाई किया गया है एंड किस तरीके से हिस्ट्री को रिसर्च किया गया था इन दी इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, दैट इज इंडियन हिस्ट्री कि काफी सारे हिस्टोरियोग्राफर है, इंडियन हिस्टोरियोग्राफर जिन्होंने इंडिया के बारे में बताया, या फिर देयर वर द ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंडिया के बारे में बताया एंड किस तरीके से उनको एक्सपोज किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट 2 चैप्टर में देखा। अब कहीं ना कहीं उससे ही थोड़ी सी आगे अगर हम टॉपिक देखने जाए तो उससे ही मिलता जुलता टॉपिक है आपका, दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री। यहाँ पे ये टॉपिक ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, जो भी है एक लाइक 3-4 टॉपिक्स ही है और वो हम देखेंगे। चलो, सो सबसे पहले आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज क्या होता है अप्लाइड हिस्ट्री, दैट इज व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। सेकंड है आपका अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन द वेरियस फील्ड। जो अप्लाइड हिस्ट्री है उसको किस तरीके से वेरियस फील्ड में उसके रिसर्चेस काम आए हैं वो हम देखने वाले हैं। थर्ड आपका आता है थर्ड टॉपिक कि अप्लाइड हिस्ट्री एंड इन आवर प्रेजेंट में किस तरीके से अप्लाइड हिस्ट्री को हम यूज करते हैं इन डे टू डे लाइफ, वो हम देखने वाले हैं। सो दिस आर द मेन 3 टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इजी लर्निंग का हमारा ऐप है। अगर आप यहां देखोगे तो 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐप को डाउनलोड किया है। यहां पे आपको काफी चीजें मिलती है, तो आपको अगर ये चैनल डाउनलोड करना है सो ये ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऑल्सो इफ यू वांट कि आप हमसे कनेक्ट रह पाओ तो आप व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। क्लासेस से रिलेटेड या फिर जो वीडियोस डाल रहे हैं, अगर आप जैसे कभी लाइव क्लास होगा, कोई भी नोटिफिकेशन हो, वो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है? तुम्हें अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं जो तुम्हें याद रखना है, दैट इज अप्लाइड। ठीक है, इससे वर्ड आता है अप्लाई। दैट इज कोई चीजें आप अगर उसको डेली यूज में यूज करते हो, अप्लाई करते हो। ठीक है, सो दैट इज अप्लाइड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्लाइड। जब हम हिस्ट्री को डेली यूज में, जो पहले हिस्ट्री हो चुकी है उसे आज भी हमारे प्रेजेंट से कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले फ्यूचर में भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द अप्लाइड हिस्ट्री। इसलिए इसको कहा जाता है पब्लिक हिस्ट्री। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पब्लिक हिस्ट्री। मैं तुम्हें एक मस्त बात बता रहा हूं, दैट इज एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट में आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा राइट अबाउट द अप्लाइड पब्लिक हिस्ट्री। तो तुम घबराना मत, वहां पे जो अप्लाइड हिस्ट्री है वही तुम्हें लिखना है, क्योंकि अप्लाइड हिस्ट्री को ही कहा जाता है पब्लिक हिस्ट्री। क्यों पब्लिक हिस्ट्री कहा जा रहा है? क्योंकि जो चीजें अप्लाई हो रही है हम आम जनता पे या फिर जितने हमारे सोसाइटी में लोग हैं उस पे, दैट इज दी पब्लिक हिस्ट्री। ओके, सो यहां पे हम देखने वाले हैं अप्लाइड हिस्ट्री जो है आपका, ये बताया गया है मीनिंग। अप्लाइड हिस्ट्री जो है ये वेरियस फील्ड्स में यूज होता है, अप्लाई होता है इन दी डे टू डे लाइफ।
ऑल्सो ये काफी बेनिफिट है फॉर द पीपल इन द प्रेजेंट, दैट इज कंटेम्पररी इन आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आने वाले टाइम्स में। जो हमारे इतिहास है, जो हमारी पास्ट है, वो पास्ट कहीं ना कहीं आज के डेट में भी वो हमारे लिए बेनिफिट है और आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट है। ठीक है, सो जो नॉलेज है हिस्ट्री की, दैट इज जो हमारे नॉलेज है हिस्ट्री की, जो इतिहास हो चुकी है उसकी, वो कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ द फ्यूचर प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट में, सोशल प्लानिंग्स में हमें मदद करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जो चीजें हो चुकी है उसके रूल रेगुलेशन या फिर जो चीजें अप्लाई की गई थी या फिर बताया गया किस तरीके से फ्यूचर में आने वाले चेंजेस हो सकते हैं, सो ये सब हमें कहीं ना कहीं मदद करता है प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये सब गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो नॉलेज जो है हिस्ट्री की, ये एक एसेंशियल पर्पस है, एक मेन पर्पस माना जाता है। कोई भी हिस्ट्री की नॉलेज हो, वो हिस्ट्री का नॉलेज ही मेन पर्पस है, चाहे आप आने वाले फ्यूचर के लिए हो या फिर प्रेजेंट के लिए हो, जो भी चीजें की जा रही है कहीं ना कहीं वो पास्ट पर बेस्ड चीजें हैं। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक। आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए सिंपली व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री, तो तुम्हें वो लिख देना है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री। जो हमने देखा उसको किस तरीके से रिसर्च किया गया इन दी वेरियस फील्ड, किस तरीके से रिसर्च किया गया इन दी वेरियस फील्ड। सो व्हाट आर द वेरियस फील्ड्स इन दी अप्लाइड हिस्ट्री? सो पहले है आपका दैट इज फिलॉसफी। पहले क्या है आपका? दैट इज फिलॉसफी। दूसरा आता है आपका दूसरा वेरियस फील्ड है दैट इज साइंस। थर्ड वन आपका क्या है? टेक्नोलॉजी। Fourth one is the industry and the commerce. Fifth one is the management study. Sixth one is the art and the seventh one आपका है humanities. तुम्हें अगर मैं बता दूं कि ये हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पहला आपका ये आएगा, इससे कनेक्टेड सेकेंड वन है, इससे कनेक्टेड थर्ड वन है, इससे कनेक्टेड फोर्थ वन है, इससे कनेक्टेड फिफ्थ वन है, ठीक है, इससे कनेक्टेड सिक्स्थ वन है, इससे कनेक्टेड सेवेंथ वन है। सो ये सब एक दूसरे से सिमिलर है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। चलो, सो एक एक करके हम पढ़ते हैं वेरियस फील्ड्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज फिलॉसफी। जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों को इन्वेंट किया है, ठीक है, एंड अलग अलग लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, किस चीजों को डिस्कवरी किया वो बताया, या फिर किसी ने अगर हिस्ट्री के बारे में लिखा, सो दैट ऑल कम्स अंडर दी फिलॉसफी। सो फिलॉसफी में अगर मैं तुम्हें कहने के लिए जाऊं तो यहां पे द हिस्ट्री ऑफ द फिलॉसफी हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि जितने भी लोग थे, जो आइडियोलॉजिस्ट थे, जो नोटेबल स्कॉलर्स थे, याद आया उन लोगों ने क्या क्या कहा है, ठीक है, उन लोगों ने क्या क्या कहा है, उनका क्या मानना था उस टाइम में आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में। ऑल्सो उनका किस तरीके से ट्रेडिशंस था, ठीक है, उनकी क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव था, ये सब फिलॉसफी में बताया गया है। फिलॉसफी को समझने के लिए चाहिए एक मीडियम, ठीक है, वो मीडियम क्या है? लैंग्वेज। अगर मान लो मैं तुम्हें आज कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रही हूं, किसी भी चीज को बता रही हूं, तो मेरा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है यहां पे? वो है लैंग्वेज, वो है लैंग्वेज। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूं, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूं, सो दैट इज दी, वो एक लैंग्वेज जो मैं स्पोक कर रही हूं, वो एक क्या है? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिलॉसफी को भी कहीं ना कहीं अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो उसका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू हमें समझ में आया कि इतने सारे जो आइडियोलॉजिस्ट है, इतने सारे जिन्होंने बताया है अपने ट्रेडिशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उनका लैंग्वेज के थ्रू हमें पता चला कि उनकी क्या थिंकिंग थी, उन लोगों ने क्या बताने की कोशिश वो कर रहे थे। ठीक है, फिर आते हैं, अगर हमें समझना है
अंडरस्टैंड करना है फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन को, तो उसके लिए एसेंशियल क्या है? तो उसके लिए एसेंशियल है हिस्ट्री, जो हम लैंग्वेज से समझते हैं, जो हम लैंग्वेज से समझते हैं। सो माय डियर बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे इजी लर्निंग में बैचेस आपको ज्वाइन करने हैं क्लास 10 के लिए, सो यू कैन ज्वाइन द आरंभ 6.0 बैच। इसमें हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं और इस तरीके से हम बच्चों के साथ डाउट्स क्लियर करते हैं। जूम मीटिंग पे प्रॉपर टीचर्स के साथ आप डाउट क्लियरिंग सेशन करते हो, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी होते रहती है। ठीक है, दिस ईयर के अगर आप हमारे रिजल्ट देखोगे, जो बच्चों ने सुपर्ब रिजल्ट स्कोर किया था बैच 25-26 के, दैट इज दी मधुरा जिन्होंने स्कोर किया 100%। ऑल्सो देयर वर द 4% जिन्होंने 100% स्कोर किया। 99.8% सौम्या, सर्वेश 99.2%, किंजल 98.4%, अथर्व 98% एंड रेहांश 97.8%, डेनिस महेंद्र 97.8%। इट्स नॉट इजी कि आपको मतलब देखो, हम सोचते हैं वी ऑल हैव दी गोल्स कि हमें इतना अचीव करना है, बट वो जर्नी में रहना और डे टू डे लाइफ में जितने चैलेंजेस आते हैं उसको कंसिस्टेंसी से अपने स्टडी को करना, उस चैलेंजेस में भी इट्स नॉट इजी। अब आपको ये भी मैं बता दूं कि हमारे देयर वर द 71 स्टूडेंट, मोर देन 71 स्टूडेंट जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में फर्स्ट रैंक स्कोर किए हैं। हमारे क्लासेस में जो बच्चों ने फर्स्ट टॉप रिजल्ट स्कोर किया है उनको पार्थ सर, शुभम सर, गैलेक्सी मैम जा करके उनको गिफ्ट्स भी दिए हैं। सो दीज आर ऑल आर फैकल्टी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। एंड बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लाइव क्लास में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, एवरीडे लाइव क्लास होती है। ऑल्सो मोबाइल, लैपटॉप, पीसी हर किसी पे आप क्लासेस देख सकते हो। रिकॉर्डिंग्स होती है ईच एंड एवरी क्लास की, आप बाद में भी देख सकते हो क्लासेस को। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। फिर आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड होंगे, रिवीजन होता है लाइव क्लासेस में बिफोर दी एग्जाम। ऑल्सो पर्सनल मेंटोरशिप भी होती है। पर्सनल मेंटोरशिप जरूरी होता है क्योंकि हर किसी का प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होता है, हर किसी के प्रॉब्लम में एक जैसा सॉल्यूशन हम नहीं कर दे सकते हैं। जब हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो ये कॉमन सॉल्यूशन पे बात करते हैं, लेकिन जब हमसे कोई कॉल करके बात करता है तो उसके लिए सॉल्यूशंस अलग होते हैं क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम भी अलग होती है। चलिए, सो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो हमारे पास वीकली टेस्ट होते हैं सब्जेक्टिव्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, प्रॉपर टाइमिंग होती है, पेपर आप सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद पेपर्स वगैरह सब कुछ चेक होकर के मिलता है। इससे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस होता है कि हम किस तरीके से पेपर लिख रहे हैं, कैसे पेपर्स रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, क्या रिमार्क हमें मिल रहा है। आप अपने डाउट्स को लाइव क्लास में भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो उसके अलावा वहां पे एआई दोस्त भी है, उससे भी आप डाउट क्लियर करवा सकते हो। उसके अलावा 1-on-1 कॉल पे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज दी डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं, ये सब में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग दी बैचेस आपके पेरेंट्स को, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन काउंसलर है वो आपको सारी चीजें गाइड कर देंगे। चलिए, तो जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, कॉल ऑन दिस नंबर, हैव एन इंक्वायरी। चलिए, अब हम आते हैं बैक टू पवेलियन एंड पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है साइंस। अब देखो हुआ क्या, यहां से देखो किस तरीके से कनेक्ट हुआ है। अब मान लो मैं एक फिलोसोफर हूं, ठीक है, मैंने लिखा है किसी एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। मेरी बुक किसी ने पढ़ी, ठीक है, मेरी बुक किसी ने पढ़ी, उसको कहीं ना कहीं नॉलेज मिला पास्ट के बारे में, पास्ट के कंडीशन के बारे में। अब जब साइंस में चीजों को डिस्कवर किया जा रहा था, इन्वेंशन किया जा रहा था, तो उस टाइम में जो एक साइंटिस्ट थे जो चीजों को डिस्कवर कर रहे थे, उनको वो बुक से मिल रहा था हेल्प। और वो बुक में क्या है, तो वो बुक में नॉलेज है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को एक्सप्रेस कैसे किया गया है, तो लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है।
सो यहां पे अगर आप देखोगे जो हिस्ट्री ऑफ द साइंस जो है वो कहीं ना कहीं हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है कि कैसे जो सिचुएशन था वो क्रोनोलॉजिकली वे में आगे बढ़ता जा रहा है सिचुएशन, और किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। पहले पार्ट्स की चीज क्या थी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ये सब उस बुक के थ्रू पता चल रहा है। सो यहाँ पे जब चीजों को डिस्कवर या फिर इन्वेंशन किया जाता है या फिर अलग अलग थ्योरीज लिखी जाती है तो कहीं ना कहीं वो फिलोसॉफिकल चीजें भी आती है, वो मदद करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि these two are the cause of the change। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, कॉज इफेक्ट चेंज है, एक दूसरे पे रिलाई करते हैं। मदर ऑफ इन्वेंशन, नीड जो है वो मदर ऑफ इन्वेंशन है। क्यों कहा गया है नीड को मदर ऑफ इन्वेंशन? आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो आप क्या करोगे, आप किसी ना किसी हाल में वो चीज कंज्यूम करोगे, आप किसी ना किसी हाल में वो चीज को कर लोगे। आपको लग रहा है कि कल एग्जाम है, मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं, तो तुम पढ़ लोगे कैसे भी करके, दिन रात एक करके तुम पढ़ लोगे। तो नीड जो है वो मदर ऑफ इन्वेंशन है। ठीक है, ये जब इन्वेंशन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज भी आती है। जब चीजें डिस्कवर की जाती है, डिस्कवर के बाद ही आता है आपका इन्वेंशन। जब चीजें डिस्कवर की जा रही है देन इज द इन्वेंशन। तो यहां पे आप देखोगे तो दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज, और ये साइंटिफिक नॉलेज आया कहां से, तो फिलॉसफी से आया। तो नॉलेज जो है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ द साइंस जो है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट है टू चीजों को डिस्कवर एंड इन्वेंशन करने में इन द क्रोनोलॉजिकल मेथड। चलिए, अब जब साइंस आया, साइंस में हमने डिस्कवर किया, इन्वेंशन किया, ठीक है, इसके बाद ही तो आएगी ना, साइंस के बाद ही तो आएगी ना टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस के बाद ही आएगा आपका टेक्नोलॉजी। तो यहां पे अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो जो चीजें साइंस ने इन्वेंट किया है, ठीक है, साइंस में डिस्कवर के बाद इन्वेंशन हुआ है, तो यहां पे देखोगे उसके कारण से ही आया मशीन्स। अब मशीन्स जब आए तो चीजें क्या होने लगी, यहां पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनने लगे, दैट इज अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनने लगा। तो आप देख सकते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, या फिर किसी कमोडिटी को बनाना हो गया, या फिर आर्किटेक्चर हो गया, या फिर इंजीनियरिंग हो गई, ये सब किसके अंदर आता है, टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एंड टेक्नोलॉजी को कौन हेल्प कर रहा है, टेक्नोलॉजी किसके कारण है, तो वो साइंस के कारण है। सो साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड द इन्वेंशन जो है ये टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में मदद करती है, और ये एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर है, ये एक दूसरे से ही चलता है। साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी साइंस। सो नॉलेज ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब हम स्टोन एज पीरियड में थे तो वहां पे हम जब स्टोन एज पीरियड में जो लाइफ थी और उसके बाद जब टेक्नोलॉजी आई उसके बाद जो लाइफ थी उसमें चेंजेस, हमें उसमें वेरिएशंस दिखने में आया कि कैसे एग्रीकल्चर पहले किया जाता था, कैसे एग्रीकल्चर में आज जब टेक्नोलॉजी आया तो कैसे हेल्प, किस तरीके से हेल्प उसको मिल रहा है। ठीक है, लेटर द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस जो है वो प्रमोट करता है किसको, मशीन्स के प्रोडक्शन को, और यही मशीन्स का प्रोडक्शन तो है आपका टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दैट इज की इट इज नेसेसरी कि हमारे पास हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड हम करें, और यही जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, यही टेक्नोलॉजी जब बन जाती है तो इसके थ्रू ही क्या आता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आता है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आता है। इंडस्ट्री में क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कहां से आया, साइंस। साइंस के बारे में कहां से पता चला, फिलॉसफी। देख सकते हो किस तरीके से पैटर्न हो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज हुए, टेक्नोलॉजीज यूज हुई, एंड आप देख सकते हो किस तरीके से सोशल ट्रांजिशन होना शुरू हुआ, कैसे ग्रोथ आया, किस तरीके से एक्सपांड कर रहे हैं हम इंडस्ट्री एंड ट्रेड में। जब भी सिंपल, जब भी
टेक्नोलॉजीज आया, मशीन्स के थ्रू इंडस्ट्री में बनने लगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अलग अलग गुड्स। अब वही गुड्स क्या हो रहा है, वो मशीन्स के थ्रू बना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू बना है। अब वही गुड्स क्या किया जाएगा, मार्केट में सेल किया जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा। तो वो किसके अंडर आ जाएगा, ट्रेड। ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स, ठीक है। सो ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, ऑफ द इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स मैनेजमेंट। एंड जो कॉमर्स मैनेजमेंट है ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती है और कंटिन्यू चेंज होते रहती है। मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के कारण, और उसके कारण मार्केट में क्या होते रहता है, कॉमर्स में चेंजेस होते रहते हैं। सो ह्यूमन का जो रिलेशन है एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले देखते थे एक ही टूथपेस्ट आता था, आजकल देख रहे हो कितने ब्रांड के टूथपेस्ट आ रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी आएगा तो टेक्नोलॉजी के कारण अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट आएगा तो मार्केट में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, वहां पे अलग अलग चैलेंजेस भी आएंगे। चलो फिर आता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में क्या चाहिए, चीजों को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, तो मैनेजमेंट चाहिए। क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। ऑर्गेनाइज रखने के लिए क्या चाहिए, तो मैनेजमेंट चाहिए। तो उसको भी स्टडी करना पड़ता है। उसके लिए भी आज की डेट में आप देख रहे हो बीबीए, एमबीए, अलग अलग कोर्सेज है मैनेजमेंट स्टडीज के ऊपर। सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर्स, आपको अगर जो चेन इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेस, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज जो आपके मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट क्या देख रही है, किस तरीके से प्रोडक्ट आया, किस तरीके से रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल से कैसे गुड बना, गुड बनने के बाद ये मार्केट में किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑर्गेनाइज करने के बाद कैसे ये मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाने के बाद किस तरीके से ये सेल होगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, तो ये आपके इसमें चेन में ये सारी चीजें एक दूसरे की चेन है। These are all the part of the management studies. तो ये एक essential, it is essential to have a knowledge of the similar function system, that is the management study. ये सब एक दूसरे का चेन है, ठीक है। तो अगर हमें अंडरस्टैंड करना है सोशल एंड दी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट को, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक बात बताओ, तुम जब इंडस्ट्री बनाए हो, इंडस्ट्री बनाने के बाद वहां पे मैनेजमेंट हो रही है, जब प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन को किस तरीके से तुम प्रोडक्ट बनाओगे जो तुम अपने जो तुम्हारे कंज्यूमर है वो चीजों को ले, कैसे। तो वो क्या देखते हैं, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, ठीक है, देखते हैं किस तरीके से चीजें लेबल्ड है। तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, तो उसके लिए चाहिए होती है आर्ट, उसके लिए चाहिए होती है आर्ट। डांस तो एक कला है, तो यहां पे ये जो है आर्ट, ये एक कला है, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस आर्ट्स फॉर्म, जो हमें कहीं ना कहीं आज की डेट में बहुत मदद करती है। तुम आज की डेट में जितने भी डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हो या फिर तुम जितनी भी चीजें देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने यही वीडियो तुम देख रहे हो, उससे पहले तुमने थंबनेल देखा होगा, तो वो भी एक आर्ट है। किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करे जो बच्चों को दिखे, जो कंज्यूमर जो देख रहे हैं वो इजीली अडेप्ट करे, ठीक है। सो यहां पे देखा जाता है कि आपका जो आर्ट है ये ऑल्सो हेल्प करता है किस तरीके से चीजों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आर्ट के थ्रू, ठीक है। ऑल्सो इट इज द फॉर्म ऑफ द इंटेलेक्चुअल इमोशन एंड द कल्चरल ट्रेडिशन। इमोशन है किसके बीच में, कल्चर एंड ट्रेडिशन के बीच में, ठीक है। सो एक्सप्रेशन जो किया जा रहा है इन दी एनी आर्ट फॉर्म, चाहे वो इमोशनली हो, ठीक है, एक आर्टिस्ट अपना इमोशन बता रहा है, उसमें कैसे लोग उसको समझे, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो आर्ट को देख करके एक कंज्यूमर उसको समझे, अंडरस्टैंड करे इन द रिस्पेक्टिव मैनर्स, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करे, किस तरीके से कंज्यूमर को अपने कल्चरल हिस्ट्री के बारे में पता चल सके, चाहे वो कुछ भी हो,
आर्किटेक्ट हो या फिर आर्ट के फॉर्म में प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट कम टू दी ह्यूमैनिटीज। ये सब आकर के कहां रुक जाता है? ह्यूमैनिटीज पे आकर के रुक जाता है। ह्यूमैनिटीज कोई एक चीज, एक ह्यूमैनिटीज में सिर्फ एक ह्यूमैनिटीज वर्ड नहीं है, ह्यूमैनिटीज काफी सारी चीजें इंक्लूड करता है, जैसे हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। बस एक वर्ड है ह्यूमैनिटीज, उसके अंदर ये सारी चीजें आती है, ये सारे डिसिप्लिन्स आते हैं। ये डिसिप्लिन्स हमें मदद करता है कि हमारे ओरिजिन को पहचानने में, हमारे ओरिजिन को पहचानने में, हमारे जो ओरिजिन है फिलोसॉफी में उसको पहचानने में, ठीक है। तो साइंटिफिक एंशिएंट पीपल जो है ओवरऑल इन द वर्ल्ड, अगर हम देखने के लिए जाए पहले के टाइम को लोग, यहाँ पे एक रिलेशन है किसके बीच में? यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो हमारी दुनिया है, दुनिया में जो लोग जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो दुनिया और उसमें जो लोग है किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से एक यूनिवर्स और एक ह्यूमन का रिलेशन है, कैसे धरती पे लोग रह रहे हैं, कहां पे रह रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसी है, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, वहां की जगह कैसी है, कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये सब एक्सप्रेस करता है आपका ह्यूमैनिटीज, ठीक है। कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटीज है वो हमें हमारे ओरिजिन के बारे में पता चलता है, हमारे यूनिवर्सल ऑर्डर्स के बारे में पता चलता है, यूनिवर्स के बारे में, हमारी ह्यूमन लाइफ के बारे में, गॉड एंड गॉडनेस के बारे में, रिचुअल ट्रेडिशंस, ये सब फिलोसॉफी एक्सप्लेन कर रहा है। और ये सब फिलोसॉफिकल जो एक्सप्लेनेशन है कम्स अंडर दी ह्यूमैनिटीज, ठीक है। सो दो रूट्स है फिलोसॉफिकल का पॉन्डरिंग का, ये हमें हेल्प करता है मिथोलॉजिकल स्टोरीज। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मिथ होती है, ठीक है, कुछ चीजें हम समझते हैं कि अच्छा ये मिथ है, बट वो मिथ को समझने के लिए भी फिलोसॉफी रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ द कल्चरल एंड द नेचुरल हेरिटेज। जो चीजें एज ए विरासत हमें मिली है, हमें यूनिवर्स में, चाहे वो नेचुरली मिला हो या फिर कल्चरल हमारा हो, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात करते हैं। हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, तो अगर हम देखने के लिए जाए तो कल्चरल हेरिटेज में आपके जैसे यहाँ पे इट इज अ फॉर्म ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन। कल्चरल हेरिटेज ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ह्यूमन ने उसे बनाया है कि ये कल्चर फॉलो होते रहना चाहिए। सो देयर आर द टू टाइप ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। दो टाइप के कौन से हैं? एक हो गया आपका टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसमें जो चीजें आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, जो चीजें आप उसको टच कर सकते हो। जैसे आप अगर कहीं पे जाकर के कोई एंशिएंट साइट्स देख रहे हो तो उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। बिल्डिंग्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, ये सबको आप टच एंड फील कर सकते हो। बट सेम जगह पे इनटेंजिबल हेरिटेज, जो आप टच नहीं कर सकते हो, वो आपको एज ए ह्यूमन ने क्रिएट तो किया मगर वो टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फोक सॉन्ग्स हो गए, ठीक है, फोक टेल्स हो गए, फोक स्टोरीज हो गए, okay, and also there are the types oral tradition and their language, traditional knowledge, customs, rituals, ठीक है, हर एक फेस्टिवल्स का, या फिर आर्टिकल्स ऑफ द परफॉर्मिंग स्टाइल्स, ये सब किसके अंदर आता है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर आता है। स्किल्स हो गया, कम्युनिटीज हो गए, ग्रुप्स हो गए जो अलग अलग ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड स्किल्स करते हैं उनके पास। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है नेचुरल हेरिटेज, जो हमें नेचुरली मिली है यूनिवर्स में, ठीक है। सो देयर आर द थिंग्स जो नेचुरल हेरिटेज में आता है, फ्लोरा, फौना, इकोलॉजी एंड द जियोमोग्राफिक, ठीक है, ये सब आपके आते हैं। तो इस चीजों को मेंटेन रखने के लिए, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन उसे देख सके, सो कल्चरल एंड दी नेचुरल हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व एंड कंजर्व रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन आई, जिसका नाम है UNESCEO। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है
जो कल्चरल एंड दी नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट कंजर्व करना चाहती है, और ये सारी चीजों को क्या किया गया, वो वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड कर दी है, क्योंकि उसके द्वारा ही देखा जाएगा। ओके, तो यूएनईएससीओ में जैसे एक नेचुरल हेरिटेज साइट है वेस्टर्न घाट में, खास प्लेट्यू इन द सातारा डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, देन अगर हम देखने के लिए जाए तो इंडिया में जो अप्लाई किया गया है हिस्ट्री को, दैट इज द कल्चरल एंड द नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट। तो जो वर्क जो इसमें है कंजर्वेशन एंड द प्रिजर्वेशन करना कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसके अंडर आता है, तो वो आता है एक ज्यूरिडिक्शन, दैट इज वो एक लॉ के अंदर आता है, वो एक ऑफिशियल लॉ ऑर्डर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, दैट इज आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एंड द इंडिया स्टेट डेवलपमेंट आर्कियोलॉजी, इसके अंदर वो आता है। ठीक है, बिसाइड दैट अपने कल्चर को और कंजर्व एंड प्रिजर्व रखने के लिए अलग अलग फील्ड्स है, जैसे इंटेच, दैट इज इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ द आर्ट एंड द कल्चरल हेरिटेज। तो आप देख सकते हो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ओपन की गई फॉर द कंजर्वेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द साइट्स। सो अगर आप अवेयर होंगे कि चीजों को कंजर्व एंड प्रिजर्व रखना है, हर एक स्टेट्स का अपना एक स्पेशलिटी है, हर एक स्टेट्स का अपना एक स्पेशलिटी है। सो अगर हमें कल्चरल एंड दी सोशली, कल्चरल हो गया, सोशिकल हो गया, सोशियोलॉजिकल हो गया, या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री किसी एक जगह की है, फॉर एग्जाम्पल XYZ जगह है, वहां की कल्चर को देखना, उसको प्रिजर्व करना, वहां के सोशल लोगों को कंजर्व प्रिजर्व रखना, वहां के हिस्टोरिकल पार्ट्स के बारे में जानना, हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में जानना, तो ये सब कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है अमॉन्ग द पीपल। ठीक है, यहां पे कुछ ऑपरेशंस है, जैसे द ऑपरेशंस फॉर द नेसेसरी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिक हेरिटेज साइट्स विदाउट एनी चेंज इन एन ओरिजिनल स्टेट। कहा गया है कि जिस भी स्टेट में वहां की जो ओरिजिनलिटी है, कि वहां का कल्चर हो गया, वहां की हिस्टोरिकल साइट्स हो गई, वहां की पॉलिटिकल जो सिनारियो है, पॉलिटिकल जो हिस्ट्रीज थी, या फिर वहां का जो एक ट्रेडिशन है, उसमें अगर हमें उसको कंजर्व एंड प्रिजर्व रखना है, तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, आपको वो रहते ही चीजों को कंजर्व एंड प्रिजर्व करना है, उसमें आप कोई ओरिजिनली आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं अगर आप वहां पे और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हो, तो वहां पे आपको लोकल पीपल्स का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकल पीपल्स को पता रहता है कि वहां की क्या सिनेरियो है। ठीक है, सो जो लोकल स्ट्रक्चर है, या फिर जो एक सोशल पीपल है, जिनका एक जो थॉट है उनके स्टेट के बारे में, उनके प्लेस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनका जो एक हेरिटेज चीजें हैं, उसको लेकर के, उसको किसी भी हाल में आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। आप उसके एक्सपेक्टेशंस जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। यू कैन प्रिजर्व एंड कंजर्व, बट ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड, ड्यू टू द प्रिकॉशंस कैन टेकन टू अवॉइड, वहां पे किसी के भावनाओं को बिना हर्ट किए हुए, उनके सेंटिमेंट्स को, लोकल पीपल के सेंटिमेंट्स को बिना हर्ट किए हुए आप जो प्रोजेक्ट ले जा रहे हो कि वहां की चीजों को कंजर्व एंड प्रिजर्व रखना है, वो आप करो, लेकिन बिना वहां के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, कि आप जरूरी है कि आपके जो ग्रुप में चीजें हैं, आप जो डेवलपमेंट वहां चाह रहे हो, उसमें लोकल पीपल का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि लोकल पीपल को पता है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर इसको आपको कैसे करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक प्लान के थ्रू करना पड़ेगा।
आपके पास एक लोकल स्किल्स होने चाहिए, क्रिएटिव स्किल्स होने चाहिए, एंड ये स्किल्स आपको सिखाना पड़ेगा लोकल पीपल्स को जिसको आप इन्वॉल्व कर रहे हो, ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आए। ठीक है, उनके अंदर डेवलपमेंट, उनके अंदर अवेयरनेस, उनके अंदर उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए रोजगार का, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल पाए रोजगार का। चलिए फिर आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। किस तरीके से अप्लाइड हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट के लिए वैल्यूएबल है। अप्लाइड हिस्ट्री जो है ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है हिस्ट्री का, जो हमारे आवर प्रेजेंट एंड आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है। हाँ, ये अप्लाइड हिस्ट्री कहीं ना कहीं एक जो हिस्ट्री जो पुरानी है वो कहीं ना कहीं हमारे हर एक सवाल का जवाब दे सकती है इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर। सो देयर आर दी विजिबल एंड दी इनविजिबल चीजें जो पास्ट में हुई थी एंड पास्ट में हो करके भी आज के डेट में प्रेजेंट में भी वो चीजें है। ठीक है, सो टू नो द हिस्ट्री देयर मस्ट बी काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इच्छुकता होना चाहिए कि भाई जानना है मुझे हिस्ट्री के बारे में, अट्रैक्शन होना चाहिए टुवर्ड्स देम। ठीक है, ऑल्सो इससे हमें हमारे जो एंसेस्टर्स की ट्रेडिशंस थी उसके बारे में पता चलता है, हमारे हेरिटेज के बारे में हमें पता चलता है। ओके, सो ये हमें कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी को बिल्ड करने में मदद रख रहा है और हमें लिंक रख रहा है हमारे ओरिजिन के साथ, हम जहां से है वहां से। ठीक है, उसके साथ अप्लाइड हिस्ट्री कंसर्न्ड है कि वो प्रिजर्व एंड कंजर्वेशन कर सके, कंजर्वेशन करे, चीजों को बचाए संभाल करके रखे फॉर दी आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। जब भी हम आगे आने वाला फ्यूचर आएगा उसको कैसे पता चलेगा कि हम कहां से, हमारी हेरिटेज लिंक्स कहां से है, हमारी ओरिजिन कहां से है, हमारा आइडेंटिटी कहां से है, तो वो पता चलेगा जब अप्लाइड हिस्ट्री को हम जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में चीजें, नेचुरल, कल्चरल, ये चीजों को जब हम प्रिजर्व एंड कंजर्व रख सके। ठीक है, हेरिटेज मैनेजमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अमोंग दी सोसाइटीज। चलो ओके, मैं तुम्हें एक बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन एक एग्जांपल देती हूं। अगर आप कभी फ्यूचर में आगरा जाओगे या फिर गए हो, तो आप लोग को अगर वहां पे आप कभी टूरिस्ट गाइड वगैरह को हायर करोगे, वैसे तो जरूर करना, क्योंकि आप सिर्फ जाओगे आगरा फोर्ट, ताजमहल ये सब बस देख करके आओगे। जब आप टूरिस्ट गाइड रखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से वहां की हिस्ट्री, वो कोई और नहीं होते हैं, वो वहां के लोकल पीपल्स होते हैं। ठीक है, उनको बेटर तरीके से पता होता है, उनके फ्यूचर, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो लोग कहीं ना कहीं उस चीजों में इन्वॉल्व थे, तो आपको बेटर तरीके से पता चलेगा कि व्हाट वर द रीजंस जो ताजमहल बना, या फिर ताजमहल से पहले भी काफी चीजें थी जो वहां के लिए जानना, आगरा फोर्ट जानना। ठीक है, वो सब आपको पता चलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द अप्लाइड हिस्ट्री, कि आज के डेट में भी जो उनके जो एंसेस्टर्स है उनसे जो उनको पता चला है वो वहां पे रहे हैं, उनको तो रोजगार भी मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, बट उसकी जगह पे वो लोग आपको पास्ट के बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है, तो वो एक अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर आता है कि आज की डेट में भी जो हिस्ट्री हो चुकी थी वो किस तरीके से अप्लाई है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। द नेशनल आर्कीव्स ऑफ द इंडिया इज इन डैश दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड और एक क्या था ऑप्शन, चेन्नई। Next question, humanities include disciplines like history, archaeology, sociology and the dash, anthropology, political science, economic, all of above. So ये questions है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो के नीचे आप इस क्वेश्चंस के आंसर भी देना, एंड ऑल्सो आप डिमांड कर सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज।
आपको अगर लग रहा है कि बैच ज्वाइन करना है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके एडमिशन इंक्वायरी कर सकते हो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो में बता सकते हो कि आपको कैसा लगा लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। काफी वीडियोस आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।